चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था ना, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का। बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल सॉल्व पेपर है, यूथ पब्लिकेशन का है। इसमें टोटल जो है ना, इसका तो एक सेट हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट वाला सेट ये शायद हुआ था, ये 2019 का शायद पढ़े थे कि 17 का, मतलब नहीं 2010 का कोई पढ़े थे सेट, इसके पहले जो है ना पढ़ चुके हैं। बाकी अभी हम जो है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मध्य एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा 2022 का एग्जाम हुआ था। इसका एग्जाम हुआ था 27/2/2022 को एग्जाम हुआ था। इसका हम पूरा 1 से लेकर 100 तक में रिवीजन करते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है ना, पूरा पेपर ख़त्म कर लेते हैं पूरा पढ़ के पहले, उसके बाद डिटेल बाद में होगा, देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल जो है ना PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं, अगर फिर से भेज देंगे आप लोग देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इसका देखिए, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही परीक्षा भर्ती 2022 को एग्जाम हुआ था, उसी का व्याख्या सहित पेपर है। तो पहले इसका हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हम आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग डिटेल आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसका देखिए एग्जाम हुआ था 27/2/2022 को एग्जाम हुआ था, मध्य निषेध का परीक्षा हुआ था बिहार पुलिस का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बेकिंग सोडा सोडियम है, क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का बाइकार्बोनेट है, क्या है, बाइकार्बोनेट है। सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो कह रहा है ना कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है। इसे खाने वाला या सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लों अम्लता कम करने के रूप में, सोडायुक्त पेय पदार्थों के रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है, बताइए क्या होगा। 73%। कितना है, 73% है। कह रहा है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, तो 73%। कितना है, 73%, याद रखिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अग्निशामक के रूप में, मतलब आग में, अरे जो कुछ भी होता है तो अग्निशमन के भर्ती निकलता है अलग से, जो घर वगैरह में जो आग लगता है ना, वो फायर ब्रिगेड, उसी का एग्जाम होता है, वो बिहार इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सेम पैटर्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, बताइए किसको। ये जाना जाता है प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं किसको, प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लास्ट में करवा देंगे। अभी ना पहले हम इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। एक बार में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म करते हैं एक क्लास में, ऐसे 2 क्लास पार्ट में करना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया, बताइए क्या होगा। कोलंबस ने किया। किसने किया, कोलंबस ने किया। तो याद रखिए ना, अमेरिका की खोज जो है 1492 में समुद्री मार्ग के द्वारा की थी। कोलंबस को खोज किया था, और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1948 में की थी। और मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया में अनेक देशों का भ्रमण किया था, ठीक है। इससे पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वगाम्यता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो क्या होगा। वो को नहीं है, लेकिन को है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की सार्वगाम्यता एक प्रतिबंध नहीं है, तो भू को नहीं है, लेकिन भू और भू को भू है, और को भू है। गजब क्वेश्चन है पूछा हुआ है। तो कह रहा है ना कि त्रिभुज की सार्वगाम्यता प्रतिबंध निम्न है, अतः स्पष्ट विकल्प भी सी जो है ना, त्रिभुज की सार्वगाम्यता का प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, बताइए क्या होगा। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। कह रहा है ना कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस होते थे। कह रहा है ना कि वर्ष 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1887 ईस्वी फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र के पर कब्जा कर लिया, और फ्रांसीसी ने उपनिवेशों का आधिकारिक नाम पर हिंद चीनी संघ रखा। ये यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, इसमें दिया हुआ है ना सारा, 15-20 सेट दिया हुआ, एक सेट पिछले बार क्लास में किए थे, यूथ पब्लिकेशन का है। इसको सोच रहे हैं पूरा खत्म कर लेते हैं, कम से कम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ करके। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। कह रहा है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्थान प्रेजेंट, क्या भराएगा इसमें, टीचर इज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान पे ए का प्रयोग होगा, क्योंकि नाइदर मतलब जो होता है नॉर के साथ वर्ब ए का प्रयोग वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो नॉर का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, तो वर्ब की
सिंगुलर इज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंसेस क्या होगा, नाइदर इज द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना कि चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है, बताइए क्या होगा। तो MRI होगा। क्या होगा, MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या होता है, MRI होता है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो याद रखिएगा ना कि चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक MRI है। MRI का पूर्ण रूप बोलेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका प्रयोग जो है ना शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु करते हैं। तो देखिएगा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, MRI का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, बताइए किसमें, लोकतंत्र में। क्या है लोकतंत्र में, क्या है लोकतंत्र में, राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल विपक्षी दलों दोनों का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बताइए कौन नहीं है। बगीचा नहीं है। बगीचा नहीं है, लेकिन नदी है, वन है, रेगिस्तान है। तो कह रहा है रेगिस्तान है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो बगीचा नहीं है, लेकिन वन, नदी और रेगिस्तान है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक परितंत्र जो होता है दो प्रकार के कारकों से बनता है, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 से 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़िए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही खालिस्तान बी वुड गो, क्या होगा, केम बी वुड गो होगा। हाँ, इफ ही केम बी वुड गो होगा। आगे कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि चूज द ऑप्शन, कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का क्या होगा, प्रोटेस्ट का बोलेगा तो टू ऑब्जेक्ट होता है। टू ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है ना कि दिए गए शब्द में प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है। का समार्थी शब्द विकल्प जो है ना टू ऑब्जेक्ट मतलब एतराज या आपत्ति करना होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 14 कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, क्या होगा, साइरस एस पूनावाला को। साइरस एस पूनावाला को। ये क्वेश्चन भी करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस समय एग्जाम जब हुआ था। आगे कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, बताइए टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आगे कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में मत क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो विद्युत जो है ना, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में। हाँ, तो विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी मैथ का आगे मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि तारापुर केंद्र है कहाँ, बताइए तारापुर केंद्र है किसके लिए प्रसिद्ध है तारापुर, बताइए। ये आणविक शक्ति के लिए है ना, आणविक शक्ति के लिए। आणविक शक्ति के लिए तारापुर केंद्र है, आणविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पे कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1969 को हुआ था। ठीक है, यह जो था ना भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया गया। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। आगे करा लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है, बताइए कौन है, मेरा ईश्वर। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, तो ये मेरा ईश्वर है। क्या है, मेरा ईश्वर है। कह रहा है कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता क्या है, तो मेरा ईश्वर है। क्या है, मेरा ईश्वर है। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी रचनाएं बोलेगा शंखमुखी है, शिखरों पर है, नाटक नाजारी है। ठीक है, ये सभी है। आगे क्वेश्चन 20 पे, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर त्रिभुज अवश्य क्या होगा, बताइए समकोण त्रिभुज होता है। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। याद रखिए समकोण त्रिभुज होगा। कह रहा है ना किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो त्रिभुज अवश्य क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है ना, एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आगे करें किस नंबर क्वेश्चन की भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, सबको पता है,
जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत, इनका दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। यही थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, क्या है बताइए? लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? लाल पान की बेगम है। आगे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक महान साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास महिला आंचल लिखा था। तो महिला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का ही है, जिसे बहुत ख्याति मिली थी। इसके इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। और इनकी अन्य रचनाएं बोलेगा तो प्रति परिकथा है, जुलूस है, इनके कितने चौराहे, अलंक कलंक, मुक्ति आदि है। और एक क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? बताइए क्या होगा? कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। हाँ, याद रखिएगा। आइए कह रहा है इसमें जो है ना, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए आइए क्वेश्चन 25 पे कह रहा है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किस में? बताइए क्या होगा? आरबीसी में। क्या होगा? आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, आरबीसी में। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में खून की कमी की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक भी होता है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बोल रहा है कि इसमें फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द रूल एप्लीकेबल डैश खालिस्तान ऑल ऑफ इट्स। क्या भराएगा बताइए? क्या होगा? टू भराएगा। क्या होगा? टू इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स होगा। ठीक है, ऑल ऑफ इट्स कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो है ना, इसमें कह रहा है कि क्यों यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान पे सी मतलब और ट्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि ट्रू का प्रयोग स्थान, व्यक्ति या किसी दिशा में किसी चीज़ की गति को बताने में यह होता है। तथा एप्लीकेबल मतलब एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन मतलब एडजेक्टिव जो होता है उसके आगे जो है प्रीपोजिशन मतलब आता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन 27 कह रहा है कि परागकणों, कह रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो क्या होगा? ये सभी वायु, जल और कीट है। तो कह रहा है कि परागकणों का एक पुष्प के दूसरे का स्थानांतरण वायु, जल और कीट के माध्यम से द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकार पे क्या होता है? पहुंचना परागण कहलाता है। आइए क्वेश्चन 28 कह रहा है कि एक विद्युत जनरेटर बदलता है किसमें बताइए? एक विद्युत जनरेटर बदलता है किसमें बताइए? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, एक विद्युत जनरेटर बदलता है, क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है? तो विद्युत जनरेटर बदलता है, इसी को जनरेटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत जनरेटर के किस? डायनेमो नहीं कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक, डायनेमो अलग होता है। ठीक है, जनरेटर पता है, डायनेमो अलग होता है, लेकिन उसका भी तो यही होता है, यांत्रिक को विद्युत। हाँ, तो कहेगा विद्युत जनरेटर का क्या होगा बताइए? तो यांत्रिक को क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और सौर क्या कहता है? सौर किस में बदलता है? सौर को विद्युत ऊर्जा में। और डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक को विद्युत में। और माइक्रोफोन क्या करेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर बोलेगा तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो याद रखिएगा, विद्युत जनरेटर तो बोलेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल बोलेगा तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो बोलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन बोलेगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर बोलेगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि डी आई मेनली को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? तत्व के आवर्त सारणी के लिए। तत्व के आवर्त सारणी के लिए। कह रहा है कि डी आई मेनली को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि डी आई मेनली को तत्वों की आवर्त सारणी के मिश्र निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ही स्पीक्स हिंदी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हिंदी जो स्पोकन बाय हिम। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदी स्पोकन बाय हिम होगा। आइए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 कह रहा है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें करंट का क्वेश्चन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए।
अच्छा बताइए, वर्तमान में बिहार विधान परिषद परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में भी बोलेगा तो बताइए, आंसर दीजिए आप लोग, कौन है ना? ये देवेंद्र ठाकुर है, याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ है। कारण कि प्रश्नकाल के समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधूत नारायण सिंह थे, लेकिन बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति बोलेगा देवेंद्र ठाकुर है। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बोलेगा कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। ठीक है, दिया हुआ है। आइए, कारण आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता था? क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जीजी मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जीडी मेंडल को। कारण आनुवांशिकी का जनक जीजी मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिक कहलाता है। और ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो क्या होगा? 1714 में हुआ था। सॉरी, गलत है 1914 में। यहाँ पे ना 1914 होगा। ठीक है, इसका आंसर ना गलत है, गलत है यहाँ पे ना। इसका प्रथम विश्व युद्ध बोलेगा तो 1914 में ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इसमें देखिए डिटेल में सही दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के पश्चात हुआ था। यह 4 वर्षों तक चला था और इसमें 37 देशों में भाग लिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों भाग लिया था? 37 देशों ने। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी 28 जून 14 को की गई थी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है समुद्र का कुछ बोली कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है कि रेखांकित प्रतीक है। किसका है बताइए? समाज का है। किसका है? समाज का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद पर समुद्र पद प्रतीक है, समाज का है। हाँ बोलिए। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है। सही तो है। यात्री को विद्युत ऊर्जा में। हाँ सही है। यात्री को विद्युत। आइए कह रहा है कि समुद्र कविता श्रीकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। आइए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य सामर्थ्य होगा। ठीक है, तो कह रहा है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य सामर्थ्य है। आइए क्वेश्चन हमारे 36 पे कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सुनीता विलियम्स। क्या होगा? सुनीता विलियम्स। ठीक है, आगे आइए। इसका जो राइट आंसर होगा सुनीता विलियम्स नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, सी होगा, श्रीषा बांदला होगा। ठीक है, श्रीषा बांदला। 36 है, 36। कारण निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने द्वितीय भारतीय मूल महिला है ना? इसका श्रीषा बांदला हो। श्रीषा बांदला जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा में करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। अब पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, श्रीषा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है। उसमें 37 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? किस वर्ष में? 1993 में। कब हुआ? 1993 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा और पार्लियामेंट की अध्यक्षता में वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है। और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो उसकी आयु तक होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इन द स्टोरी। द आई आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। क्या होगा? इसका बी होगा, सहारनपुर। क्या होगा? सहारनपुर। तो कह रहा है ना कि उपयुक्त पैसेज के अनुसार कहानी द आई आर नॉट हियर में लड़की सहारनपुर में उतरी और वो अपने मतलब जो है ना अंडी से मिलने विकल्प बी जो है सहारनपुर जा रही थी। ठीक है, आइए कह रहा है क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे 39 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्या होगा? तारापुर, महाराष्ट्र में। एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दे दिया, देख रहे हैं? एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। उसमें कुछ पूछा था, कुछ और था उसमें क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन था। आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु तारापुर संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में है और अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित हुआ था। तो कह रहा है ना कि भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर, महाराष्ट्र, ये अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था।
कुछ प्रमुख संयंत्र है बताइए। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कया कहाँ है? कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बस्तर में। कहाँ है? बस्तर में। बेलाडीला श्रेणी जो है ना बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। अब बेलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क खाने हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि सरहुल पर्व जो है ना मुख्यतः कौन से मनाते हैं? सरहुल पर्व बोलेगा तो सबको पता है, मुंडा। और सरहुल कहाँ का पर्व है? झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का। ये मुंडा लोग मनाते हैं, मुंडा लोग। तो कह रहा है सरहुल पर्व मुख्यतः मुंडा बनाते हैं। मुंडा जो है झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है। और सरहुल पर्व प्राकृतिक पे परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अमन फसल संबंधित है किससे? तो क्या होगा? धान से। क्या है? धान से। क्या है? धान से। अमन फसल संबंधित है किससे? धान से। अमन फसल धान से संबंधित है। और औस जो है ना औस, अमन तथा बोरो की चावल की फसलें हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। सदस्यों के द्वारा। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों के द्वारा। कह रहा है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह SSG कुछ ऐसे लोगों का एक अधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। आगे करा ना हिंदी क्वेश्चन करा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? बताइए, सही विलोम है, बताइए क्या होगा? गौरव का लाघव। हाँ, इसमें क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? गौरव का लाघव, ये सही है। और इसमें सही क्या क्या? अनादर का क्या होगा? आदर। अनादर क्या होगा? आदर। विलोम। अनूठा क्या होगा? तो सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य। गौरव के क्या होगा? तो लाघव होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन 45 का रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना %? 75%। क्या होगा? 75% होगा। कितना होगा? 75% होगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। और वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% जो है भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध पर 71% और दक्षिणी गोलार्ध पर कितना है? 81% भाग महासागरों से ढका हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 46 का रहा है कि एक कहानी यह भी रचना है किसका है? बताइए। मनु भंडारी का है। एक कहानी यह भी रचना किसका है? मनु भंडारी का है। यह एक कहानी यह भी है मनु भंडारी की रचना है। मनु भंडारी की अन्य रचनाएं एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी का है। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी का है। मैं हार गई मनु भंडारी का है। ये सभी ना मनु भंडारी का है। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47 पे कर रहा है। इसमें मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आगे मैथ का क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? बताइए क्या होगा? शिक्षा व प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन यंत्र व मशीनें हैं, भवन है, कच्चा माल है। तो कह रहा है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण नहीं है, यंत्र व मशीनें हैं, भवन है, कच्चा माल है। तो कह रहा है कि भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन व निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन सा है? क्या होगा? तो शार्क होगा। क्या होगा? शार्क। तो कह रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन सा है? तो शार्क है। क्या है? शार्क। तो कह रहा है असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। क्या होता है? शार्क का जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता और बढ़ता रहता है असमतापी जंतु कहलाता है। ठीक है। जैसे सरीसृप क्या है? असमतापी जंतु। उभयचर क्या? असमतापी। मछलियाँ क्या? असमतापी है। इन्हें शीतकाय जीव द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। बताइए किस में? अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में। तो कह रहा है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं तो अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में। तो कह रहा है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होता है। उदाहरण में क्या है? बंदूक से गोली निकलते समय पीछे की ओर धक्का देना किसका उदाहरण है? क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया का ही है। ठीक है। ऊंचाई से कूदने पर चोट, तीसरा नियम। और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना किसका नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना बोलेगा तो
न्यूटन का तीसरा न्यूटन नियम का है। तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी की समस्या होती है, तो क्या होगा? कृषि में होती है। कृषि में होता है। क्या होता है? कृषि में होता है। कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी की समस्या होता है? कृषि में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है नेक्स्ट पे, इसे डिटेल देखिए। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसम बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, तो क्या होगा? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर स्रोत है, तो सोयाबीन है। कह रहा है ना कि सोयाबीन का बीज प्रोटीन का वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, 22% वसा होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, और 12% नमी और 3% अन्य घटक होते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा था किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है? सोयाबीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अपस्थ कर सकता है, तो क्या होगा? संसद। क्या होगा? संसद। कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया संसद के सदस्य कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है। आइए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 55 नंबर की मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या होगा? वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। वोटर लिस्ट या मतदान सूची। ठीक है। कह रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट या मतदाता सूची। तो कह रहा है ना कि मतदाता सूची आमतौर पर वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पद सम्मिलित करता है, किसको? तो क्या होगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। वो अपना त्याग पद राष्ट्रपति को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में बताइए कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। आइए उसमें 57 पे कर रहे निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, तो क्या होगा? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला है। तो कह रहा है ना कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीका गांधी किसको बोलते हैं? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का रहता है कि एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होती? ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। तो कह रहा है कि पासे पर आने वाली कुल संख्याएं क्या है? NS है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है। तो पासे पर आने वाली कुल आभास संख्या कितना, यानी मतलब 2 3 5 आभास संख्याएं हैं। इसका प्रायिकता बोलेगा तो ये क्या है? 3/6 बराबर 1/2 है। आगे क्वेश्चन नंबर 56-59 पे कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो क्या होगा? कथक से। क्या है? कथक से। याद रखिएगा, कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है ना कथक से। क्वेश्चन आया था एक दिन टेस्ट में। कह रहा है शास्त्रीय नृत्य से इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई थी। ठीक है। कथक से संबंधित कलाकार कौन कौन? लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। थोड़ा सा रुकिए। हाँ। इसी को दिया हुआ था कि हाल ही में मृत्यु हो गया, जो किससे संबंधित है? हाँ। अच्छा। लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। सुखदेव महाराज का संबंध कथक से है। और सितारा देवी का संबंध कथक से है। और गोपी कृष्णा का संबंध कथक से है। शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो कथक से। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कर रहा है एक कंपनी जो एक अधिक देशों में उत्पादन कर रहा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। तो कह रहा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। आइए क्वेश्चन 61 कह रहा है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के प्रवाची है, बताइए कौन है? सरोज, पंकज, अरविंद। क्या है? तो सरोज, पंकज और अरविंद है। तो कह रहा है कौन से समूह के सभी कमल प्रवाची है? सरोज, पंकज और अरविंद है। तो कमल के प्रवाची शब्द क्या क्या है? तो जलज है, पंकज है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कमल तो बहुत पूछता है एग्जाम में हिंदी का। कमल का बोलेगा जलज है, पंकज है, बरीज है, सरोज है, सतलज है, अरविंद है। ये सब क्या है? कमल का प्रवाची है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है?
बस में एक हॉल का फर्श आयताकार, इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 36 मीटर है, तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो आपसे आवश्यक कारपेट की एकदम संख्या easy हॉल का है। क्षेत्रफल बटा एक कारपेट का क्षेत्रफल, इसमें बस कर दिया है। इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आगे कह रहा है कि दाल का बहुवचन शब्द है, बताइए क्या है? दाल का बहुवचन शब्द बोलेगा तो दालें। क्या है? ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ, दालें हैं। क्या है? दालें हैं। तो आगे कह रहा है कि दालें का जो बहुवचन है दालें हैं, और दाल का आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन पे नंबर पे आइए, कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना हेतु उपयोगी मापक क्या है? बताइए। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय प्रति व्यक्ति होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 65 पे कह रहा है कि हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले थे? बताइए क्या होगा? धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा। कड़ा हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले? धौलावीरा। तो कड़ा हड़प्पा के जो स्थल है ना, हड़प्पा के धौलावीरा स्थल जलाशय के प्रमाण मिले हैं। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी किनारे स्थित है। ठीक है। धौलावीरा जो है ना गुजरात राज्य के लूनी नदी किनारे, मतलब कच्छ जिले में लूनी नदी किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य बोले जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए। शक्तिकांत दास। अभी भी वही है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर जो गवर्नर है। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे आइए, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 68 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? बताइए। नर्मदा बनाता है और ताप्ती बनाता है। तो कह इसमें गंगा कृष्णा गोदावरी नहीं बनाता है। तो इसमें कह रहा है कि नर्मदा नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी से में स्थित है। आगे है कि भारत का संप्रभु कौन है? बताइए। भारत का संप्रभु बोलेगा तो भारत के लोग हैं। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। सभी स्रोत का आधार भारत का संविधान है। संप्रभु का अर्थ नभ जल स्थल पर अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार हो। आगे कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? बताइए। बिहार दिवस 22 मार्च को ना बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है ना कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नया राज्य का गठन किया। और वर्ष 2023 में बिहार की दिवस की थीम युवा शक्ति की प्रगति है। ये सब पूछ सकता है 23 वाला। कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं में से उपादित लक्षण है? कौन सा है? बताइए। उपादित लक्षण शरीर का वजन है। क्या है? शरीर का वजन है। ठीक है। कह रहा है शरीर का उपादित लक्षण जो है, शरीर का वजन जो है ना उपादित लक्षण के अंतर्गत आता है। लैमार्क के अनुसार जनकों के उपादित लक्षण संततियों के संप्रेषित होती है। उपादित लक्षण आजीवन विकसित होता रहता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 72 कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज द रिफर्ड इन टोस्टली टोलस्टॉय लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन? क्या होगा? ईस्टर होगा। क्या होगा? ईस्टर होगा। करेक्ट आंसर ईस्टर होगा। कह रहा है क्वेश्चन 73 कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सामरिक गतिविधि नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। पशुपालन नहीं है। पशुपालन नहीं है, लेकिन यातायात, व्यापार, संदेश वाहन, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो व्यापार आता है, यातायात और संदेश वाहन आता है, लेकिन पशुपालन नहीं है। तो कह रहा है कि पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यह प्राथमिक क्षेत्र का है। तो पशुपालन जो है ना पशुपालन पास से प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पकड़ना और खनन आता है। ये सब क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन है? द्वितीय में बोलेगा तो द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग है। द्वितीय क्षेत्र में जो है ना विद्युत उपकरण है, निर्माण है, हाँ, खाद निर्माण है, कपड़ा उत्पादन, और क्या है? तो हस्तशिल्प और उद्योग है। ठीक है। और जितने भी सेवाएं आता है ना वो सब आता है तृतीय में आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? बताइए। तृतीय में परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार। तृतीय में आता है परिवहन आता है, संचार आता है, बैंक सेवाएं आता है, व्यापार, ये जितने भी सेवाएं होता है ना सब तृतीय में आता है। आगे क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए क्या होगा?
जर्मनी। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में हुआ था। तो 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी और नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में एन डेक्सर ने म्यूनिक में जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, बताइए कौन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, क्या होगा। वाराणसी। वाराणसी। तो कह रहा है उपयुक्त पैसेज के अनुसार संत कबीर का बचपन में पालन पोषण कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है, इसी बारे में दिया हुआ है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि सुंदरी ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। ये पाया जाता है मैंग्रोव वन में। सुंदरी ब्रिज जो है ना मैंग्रोव वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन में। तो कह रहा है कि सुंदरी ब्रिज मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण पादप समूहों का एक विविध समूह है जो ऑक्सीजन कमी, उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय अपलावन जैसी परिस्थितियों के बीच अस्तित्व बनाए रखता है। आइए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो क्या होगा। द्रव गैस में परिक्षेपित। कह रहा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो द्रव गैस में परिक्षेपित। कह रहा है कि बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षेपित कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइडी का निर्माण होता है। आइए क्वेश्चन 79 पे 79 नंबर क्वेश्चन की संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो क्या होगा। जहरीला। क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहरीला। ये भी ध्यान देना है ना कि कौन सा वर्ड सही तरीके से लिखा हुआ, हिंदी में ही सब चेक होता है। वह संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने पे जहर प्लस ईला क्या होगा, जहरीला होगा, ना कि जहरीला होगा। प्रत्यंत वह शब्दांश होते जो किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। और बताइए कि कितना आर्टिकल में बजट का चर्चा जो है ना इसका 112 में है। बजट का चर्चा नहीं है, नहीं वर्णन किया गया सिर्फ। बजट मतलब उसका किया जाता है ना 112 तो दिया तो है ही, देखिए ना क्या दिया हुआ। भारत में बजट पर निर्माण कार्य किया गया तो किसमें, वित्त मंत्रालय द्वारा। ये दिया हुआ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इसे संसद के में बजट संसद प्रस्तुत करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गलत बोल रहा है, बजट का उल्लेख नहीं है, वित्तीय लेन देन का उल्लेख है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि अक्षय अवनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है, बताइए क्या होगा। सूर्य। क्या है, सूर्य है। कह रहा है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है, तो सूर्य है। कह रहा है सूर्य अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्भरण नवीकृत होता रहता है। इसने हाल ही के समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा आदि है। आइए क्वेश्चन 82 पे आइए कह रहा है कि इनमें से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, लेकिन जो है ना जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, जिसमें 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। अब भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या घटकर 299 रह गई और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन 83 कह रहा है कि एक परितंत्र के सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संसरण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो क्या होगा। उत्पादक में आते हैं। किसमें आते हैं, उत्पादक में। तो कह रहा है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो उत्पादक में आते हैं। तो आइए कह रहा है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी तथा पर्यावरण के जैविक घटक
कहलाते हैं। इन उत्पादकों का प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से तथा द्वितीय उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, तो क्या होगा? छात्रों के सीखने का आंकलन। छात्रों के सीखने का आंकलन है। ठीक है, तो आगे आइए क्वेश्चन 85 पे कह रहा है जापान एक विकसित धनवान देश बना है, बताइए किसके द्वारा? मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। कह रहा है जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो मानव ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा मानव संसाधनों के निवेश द्वारा। तो कह रहा है ना कि जापान एशिया महाद्वीप का विकसित देश है, ठीक है, जो अपने देश के मानव संसाधनों पर निवेश करते रहने से इस स्थिति में आया। जापान ने 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के बाद साथ मानव संसाधन निवेश करने पर बल देने लगा। आगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जीत प्लस इंद्रिय। और जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जीत प्लस इंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जीत प्लस इंद्रिय। इसमें गुण संधि है, ठीक है। आगे कर रहा है 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो क्या होगा? वनों द्वारा। क्या होगा? वनोरोपण द्वारा। क्या होगा? वनोरोपण द्वारा। ए नंबर होगा, वनमूलन नहीं होगा, वनोरोपण द्वारा होगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। वनारोपण द्वारा अपरदन को रोकने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का काटकर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कहना कि भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो क्या होगा? शतरंज से। क्या है? शतरंज से। भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शतरंज से है। तो भारत के निहाल शरीर का संबंध शतरंज से है और इन्होंने जून 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था। आगे आइए। अगर साइना नेहवाल रहेगा तो? साइना नेहवाल बोलेगा तो जो है ना बैडमिंटन, अगर यहाँ पे बोलेगा सानिया मिर्जा तो टेनिस, ठीक है। सिर्फ नेहाल रहेगा तो यहाँ पे शतरंज होगा। आगे 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से निम्न की है, किसकी है, बताइए? जस्ता की है। कह रहा है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर एसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से कौन है? जस्ता की है। क्या है? जस्ता की है। तो कह रहा है ना कि इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एसद लेपन की प्रक्रिया में जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। आगे करा क्वेश्चन 90 करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट रविदास बाज जो है ना डैश बाई प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन बताइए क्या थे? ये मोची थे, मतलब कोबलर। हाँ कोबलर थे। क्या थे? कोबलर, याद है कोबलर। तो कह रहा है उपयुक्त पैसे के अनुसार रिक्त स्थान के लिए विकल्प कोबलर मतलब मोची उपयुक्त होगा क्योंकि संत रविदास जो थे पेशे से मोची थे। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज द करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए? उसने मुझे सोता हुआ पाया तो ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीपिंग होगा, ठीक है। उपयुक्त हिंदी भाग का सही अनुवाद विकल्प ही इज फाउंड मी स्लीपिंग होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? श्रीनगर से कन्याकुमारी का। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। काहे कह रहा है कि भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा NH44 भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के तो कह रहा है कि यह जो है ना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तमिलनाडु कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो कह रहा है कि भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जिसे NH44 भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को सबसे छोटा 47A भी रहता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बोलेगा तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आगे क्वेश्चन हमारा 93 पे कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है बताइए? शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। कह रहे हैं मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों है। कह रहा है कि मानव को उपयोगी श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल आदि के में निवेश करना होता है। आगे कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बताइए क्या होगा?
मीथेन। मीथेन है, क्या है? मीथेन है। कह रहा है मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है किस महीना से किस महीना? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर क्या है। अक्टूबर नवंबर? क्या अक्टूबर नवंबर? कह रहा है भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर है। ठीक है, आगे आइए 96 पे। तो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहा है डिटेल दिया हुआ 95 का, कह रहा है कि भारत में लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर से नवंबर तक होती है और लौटते मानसून शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर क्या वर्षा होती करते हैं। अगर 96 कह रहा है कि 1855 में देश में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो क्या होगा? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। तो 1855 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। 1855 में रिसरा में, कोलकाता में। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित करवाया था और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यही हवाएं असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्व भाषा में नॉर्वेस्टर तथा पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। केरल एवं आसपास के क्षेत्रों में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा भी कहते हैं। आगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में से शुरू हुआ था? तो क्या होगा? 1930 में दांडी यात्रा में ये हुआ था 1930 में दांडी में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से हुई थी। अब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती यात्रा में दांडी के लिए समर्थन किया और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर समस्त कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे कर लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्या होगा? स्टालिन था। क्या था? स्टालिन था। आगे करा जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुई। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांति राजनीतिक तथा सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूसी की प्रथम सरकार का मुखिया था। यह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। आगे लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर का रहा है कि इनमें से किस श्रेणी में भारत आता है? बताइए किस श्रेणी में भारत आता है? विकासशील देश में आता है। करानीन में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकासशील देश में आता है। क्या आता है? विकासशील देश में। तो भारत जो है ना विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित और विकासशील देशों के मध्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की तेजी से अग्रसर रहते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों से कम होती है। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट सेट था कंप्लीट हो गया। इसका पीछे का एक लास्ट में ना एक सेट कंप्लीट किए थे। बाकी इसका डेली एक सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे जैसे आज पढ़े ना वैसे ही हम लोग डेली एक सेट कंप्लीट करेंगे। जितना भी सेट दिया सारा खत्म कर लेंगे। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, इसका ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगा PDF फुल PDF। और कल इसका सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा सेट नंबर 2 उसको पढ़ेंगे।